हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक जो रहेगा आपके पास बैंक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सामने जैसा आपका टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग टर्म्स इन हिंदी, बैंकिंग टर्म्स की जानकारी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। और आज का सेशन है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि कौन कौन से टर्म हमारे पास इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कौन से हमारे पास टर्म्स जिनकी जानकारी हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग के कुछ ऐसे टर्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और फटाफट हम इनको देखेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस देखिए, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है रेपो रेट। अब रेपो रेट आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेपो रेट क्या होता है? व्हेन आरबीआई, आरबीआई मतलब क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक बोलते हैं। इनकी हम जानकारी देखते हैं। बैंकों का बैंक, जिसको आपने देखा होगा 1934 के एक्ट के तहत 1935 में एक बैंक बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ नाम शायद आपने सुना होगा। देखिए, और लेटेस्ट में अगर पूछा जाए, रिसेंट 2023 में इस समय मई तक कौन आरबीआई के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास होते हैं, शक्तिकांत दास है। और इनके अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर भी आते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर भी आते हैं। अगर पूछा जाए आरबीआई के एजेंट के रूप में बच्चों कौन काम करता है, तो आरबीआई के एजेंट के रूप में आपका एसबीआई बैंक, आपने शायद सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है। प्लस आपको अगर और एक चीज बता दूं मैं, कि एसबीआई का इसके पहले भी एक नाम रहा है, जिसको शायद आप लोगों ने सुना होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम सुना है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हेन आरबीआई प्रोवाइड अ लोन टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म बिटवीन 1 to 90 days, मतलब जो है आरबीआई क्या कर रहा है, 1 से 90 दिनों के बीच एक बहुत ही छोटा, ठीक है, एक छोटे समय के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आरबीआई बैंक से, तो आरबीआई क्या कर रहा है, जो बैंक है उनसे कुछ ब्याज लेता है, जिसे रेपो रेट बोला जाता है। जिसे बच्चों क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। आरबीआई टेक्स सम इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक विच इज टर्म एज रेपो रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुरंत यहीं पे वही रेपो रेट लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो गया भाई? पहले हम आरबीआई से क्या चल रहे थे, इधर हम आरबीआई से कहाँ चल रहे थे? बैंक की तरफ चल रहे थे। अगर अब हम बैंक से आरबीआई की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। व्हेन बैंक, देखिए जैसा लिखा हुआ है, व्हेन बैंक डिपॉजिट इट्स एक्सेस मनी इन आरबीआई, देन आरबीआई प्रोवाइड सम इंटरेस्ट टू दैट बैंक, दिस इंटरेस्ट इज नॉन द रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे देखते हैं, जब बैंक आरबीआई में अतिरिक्त पैसा, जब बैंक आरबीआई में, ठीक है, जो बैंकें हैं आरबीआई में कुछ एक्स्ट्रा मनी जमा करती हैं, तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इसी ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रिवर्स रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो आरबीआई के बारे में आप सभी लोग जान ही गए हैं, और आरबीआई के बारे में भी हम कभी लेक्चर लेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आरबीआई का लेक्चर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आपने समझ लिया है। अब एसएलआर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो एवरी बैंक हैज टू मेंशन द सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट ऑफ द फॉर्म, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे आपका कैश हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे सिक्योरिटीज हो, विद देमसेल्फ विद द इन द एवरी बिजनेस डेज। करंट एसएलआर कितना है? 18। ठीक है, तो प्रत्येक बैंक व्यवसायिक दिनों के अंत में चाहे गोल्ड हो, कैश, बॉन्ड, सिक्योरिटीज के रूप में अपनी जमा राशि का एक परसेंटेज बनाए रखता है। इसी को हम लोग एसएलआर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटेल बैंकिंग की तरफ देखते हैं। तो रिटेल बैंकिंग बच्चों क्या होती है? टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच डायरेक्ट
dealing with retail customer is done. This type of banking is also popularly known as a ठीक है, कंज्यूमर बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग. इट इज अ विजिबल फेस टू बैंकिंग टू जनरल पब्लिक. ठीक है, तो देखिए ये कैसी किस टाइप की बैंकिंग है जिसमें हम खुदरा ग्राहकों के साथ सीधा लेन देन किया जाता है. इस प्रकार के बैंक को लोकप्रिय रूप से उपभोक्ता बैंकिंग या व्यक्तिगत बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बैंक की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो बैंक की भाई फुल फॉर्म क्या होगी. देखिए बारोइंग, ठीक है, बी फॉर क्या होगा, बारोइंग. ए फॉर क्या होगा, एक्सेप्टेड, नेगोशिएटेड. ठीक है, और के का मतलब क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अगर उनको मालूम है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और बैंक को बहुत सारे बच्चे हिंदी में नाम नहीं जानते हैं इसका, तो बैंक को हिंदी में बच्चों अधिकोष बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, बैंक को हिंदी में अधिकोष बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बिटकॉइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, बिटकॉइन. ये आपने देखा होगा, बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे बच्चे लोग नहीं जानते हैं. तो देखिए बिटकॉइन क्या है. अगर हम बिटकॉइन की बच्चों यहाँ पे बात करें तो 2009 में, और कहाँ की बात करें, जापान. 2009 में जापान में एक कैंडिडेट हुआ करते थे और हैं जिनको हम शायद जानते होंगे, जिनका नाम था सातोशी. क्या नाम था बच्चों, सातोशी नाकामोतो. तो सातोशी नाकामोतो एक कैंडिडेट है जिन्होंने ये करेंसी बिटकॉइन नाम से बनाई है. बिटकॉइन मतलब आप समझते होंगे, जैसे कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा होगा तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट. तो बिट कॉइन भी बोलते हैं इसे, वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं. ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसको हम एक फिजिकल मनी यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही फिजिकल मोड में इसका कोई लेन देन कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी डिफाइन एज, ठीक है, डिसेंट्रलाइज. मतलब इसको देखा जाए तो 2018 में आपने शायद सुना होगा, 2018 में अरुण जेटली जी ने इसको इंडिया में, ठीक है, बैन कर दिया गया था कि हमारे वहाँ ऐसी कोई मनी नहीं है. ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज मीन ऑफ इसे ट्रैक नहीं कर सकते हैं, असाइनिंग वेल्थ द इकोनॉमी. इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है. बिटकॉइन यूज टू क्रिप्टो करेंसी कीज, वन पब्लिक यूजर नेम एंड प्राइवेट पासवर्ड. ठीक है, तो एक बिटकॉइन में बच्चों आ जाए कि एक बिटकॉइन में कितने सातोशी होते हैं, तो 108 सातोशी होते हैं. कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 10,000 सातोशी होते हैं. पर एक ध्यान रखिएगा, इसके रेट हर समय चेंज होते रहते हैं. जैसे 2023 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 2023 में मई में कहीं ना कहीं आसपास 24 लाख रुपया एक बिटकॉइन का है. एक बिटकॉइन की कीमत कितनी बच्चों, 24 लाख रुपए. ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं. कॉल मनी. कॉल मनी क्या होती है, तो कॉल नोटिस या नोटिस मनी भी बोलते हैं. द मनी बोरो ऑन डिमांड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड व्हेन मनी इज देन फॉर डे इज नॉन एज कॉल मनी. देखिए कॉल और नोटिस मनी क्या है, एक धनराशि एक ऐसा पैसा है जो बहुत कम अवधि के लिए, जो बहुत कम समय के लिए हम लोग उधार लेते हैं या उधार ली गई है. जब एक दिन के लिए हम पैसा उधार दिया जाता है या किसी को हम देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी के रूप में जानते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए आपने नेफ्ट के बारे में भी ध्यान दे लेते हैं. आरटीजीएस भी सुना होगा, आईएमपीएस भी सुना होगा एंड यूपीआई. बड़ा ही फेमस टॉपिक आजकल चल रहा है, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस. तो नेफ्ट का मतलब क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, और आईएमपीएस और यूपीआई का बच्चों फुल फॉर्म क्या होगा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. नेफ्ट और आरटीजीएस तो आपने बहुत सुना होगा, आईएमपीएस और यूपीआई के बारे में भी आजकल देखते हैं. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्ट हो रही हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में अंतर क्या होता है. ठीक है, तो चलिए बेसिक कंपैरिजन देखते हैं. ठीक है, मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू. ठीक है, नेफ्ट मिनिमम से मिनिमम आप 1 रुपया भी नेफ्ट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, नेफ्ट के द्वारा कितना कर सकते हैं, 1 रुपया. और अगर आरटीजीएस से पूछा जाए तो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख. और आईएमपीएस में मिनिमम आप 1 रुपया भी भेज सकते हैं. नेफ्ट मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करें
तो ये ऑनलाइन प्रोसेस भी है और ऑफलाइन प्रोसेस भी है। ठीक है, आरटीजीएस भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑफलाइन प्रोसेस भी है, बट आईएमपीएस ओनली फॉर ऑनलाइन प्रोसेस ही है। अब मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट इसकी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, पर आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 2 लाख रुपए ही है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, सेटलमेंट टाइप क्या है? सेटलमेंट टाइप मतलब कितनी देर में, अगर हम किसी को, जैसे मान लिया एक नॉर्मली सैलरी, अगर किसी की सैलरी आती है तो अगर वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में जा रही है तो कहीं ना कहीं वो एक आधा घंटे, हाफ एन आवर बेसिकली पहुंचेगा। ठीक है, बेसिक मतलब आधे घंटे का एक टाइम लगेगा, एक सेशन टाइम लगेगा एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में। ठीक है, और ये जो आरटीजीएस है इसकी देखिए फुल फॉर्म ही है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जहां से भेजा गया है एग्जैक्ट टाइमिंग में तुरंत का तुरंत पहुंच जाएगा। और आईएमपीएस भी क्या है, देखिए एक रियल टाइम प्रोसेस है। रियल टाइम मतलब क्या होता है? तुरंत। अब इसकी टाइमिंग क्या है भाई? सर्विस टाइमिंग क्या होती है? तो सर्विस टाइमिंग देखिएगा 8 बजे, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ये वर्किंग प्रोसेस में रहता है। इसके बीच में आप नेफ्ट की प्रोसेस कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिएगा जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका सैलरी प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और इसका आरटीजीएस का समय क्या रहता है? तो इसका सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। और आईएमपीएस का देखा जाए तो ये पूरा 24 आवर्स एंड 365 डेज तक अवेलेबल रहता है, मतलब 24 घंटे ये सर्विस स्टार्ट रहती है, क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोसेस है और आपके आजकल आईएमपीएस सारी चीज़ों में चलता है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लग रहा है, नो चार्ज नो चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, एज पर बैंक, किस बैंक से आप आईएमपीएस करा रहे हैं वो बैंक डिसाइड करता है कि कितना रुपया लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं बात। ठीक है, तो देखिए आजकल भारत में कहीं ना कहीं 2014-15 से ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के कई माध्यम स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आजकल आप लोग देखते होंगे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, डिजिटल वॉलेट भी एक चीज सुनी होगी, यूपीआई भी सुना होगा। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? तो जैसे देखिए सबसे पहले मैंने अभी बोला ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चाहे आरटीजीएस की बात करें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो एक नेफ्ट की बात करें या आरटीजीएस की बात करें, दोनों ही आरबीआई के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और आरबीआई के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। आईएमपीएस क्या है? ये एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए आईएमपीएस का ऑनर कौन है, आईएमपीएस का ऑनर कौन है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नेफ्ट के बारे में जानते हैं। नेफ्ट फुल फॉर्म शायद सभी को पता ही लग गई होगी कि नेफ्ट क्या है। तो नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसके द्वारा एक ऐसी भुगतान प्रणाली है जो हम एक से दूसरे इंसान को, एक दूसरे कस्टमर को दूसरे प्रोसेस में या रिसीवर के पास भेजते हैं। ये एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर उसी समय में नहीं होता, इसमें एक पर्टिकुलर समय लगेगा, जिसको हमने बताया था अभी, आधे घंटे का एक समय लगता है, क्योंकि इसमें बैच बना के डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। आप इसे बैच बोल सकते हो या बंडल बोल सकते हो। बैच या बंडल बना के डेटा या जो फंड है, जो आप पैसा भेज रहे हो, उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर हाफ एन आवर्स टाइम लगता है। और जिन भी लोगों ने पिछले आधे घंटे में अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर किया है वो पैसे दूसरे अकाउंट तक पहुंचते हैं। आप जब भी नेफ्ट से डेटा ट्रांसफर करते हैं उसके आधे घंटे बाद वो ट्रांसफर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है और पैसा फंड एक बैच, ठीक है, एक बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। बैच मतलब एक ग्रुप, एक गुच्छा, एक बंडल
के रूप में ट्रांसफर किया जाता है और दूसरे अकाउंट में यह आधे घंटे का रिलीजिंग टाइम लेता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये ट्रांसफर करने से पैसा उसी समय, मैंने कहा था ना तुरंत एग्जैक्ट टाइमिंग में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आरटीजीएस मुख्य रूप से ज्यादा राशि वाले ट्रांसफर के लिए है जिसे तुरंत पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे देखिएगा अप टू, अगर इसमें कुछ चार्ज भी लगता है, जैसे कुछ बच्चों का आता है चार्ज लगता है, तो अगर 10,000, ठीक है 10,000 के आसपास भेज रहे हैं तो आपका 2.5 रुपया, 10,000 के ऊपर भेज रहे हैं तो आपका 2.5 रुपया लगेगा। ठीक है, देखिए नेफ्ट में 2.5 रुपये लगेगा और आरटीजीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा 10,000 के ऊपर, देखिए जैसे ही आप 10,000, तो 10,000 से 1 रुपये से लेकर आपका 1 लाख तक अगर है तो 5 रुपये पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख है तो आपका 15 रुपये पड़ेगा, और ये चीजें आरटीजीएस में नहीं है। आरटीजीएस में आपका जब अमाउंट कहीं ना कहीं 2 लाख से 5 लाख के बीच होगा तो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपको कुछ बैंकों में 25 से 30 रुपए तक लेते हैं चार्ज। अगर 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो नेफ्ट में 25 रुपए टैक्स लगेगा और आरटीजीएस में 50 से 55 रुपए तक लग सकता है। ठीक है, क्योंकि आरटीजीएस रियल टाइम है और नेफ्ट आपका 30 मिनट्स में फंड ट्रांसफर होता है। आगे देखिएगा आईएमपीएस क्या है, मैंने जैसे अभी बताया था, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके द्वारा जो फंड ट्रांसफर करने से पैसा उसी में समय ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल आरटीजीएस तरह है, बट ये आरटीजीएस में एक पर्टिकुलर टाइम है, पर आईएमपीएस में क्या होता है 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन आपको ये सर्विस अवेलेबल रहती है, जबकि नेफ्ट और आरटीजीएस ये सुविधा नहीं देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात अच्छी है, टाइमिंग बहुत सही है, आप कभी भी 24 आवर्स में कभी भी आप आईएमपीएस कर सकते हैं। ठीक है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट डू नॉट ऑफर दिस फैसिलिटी। अब यूपीआई क्या है, आजकल देखिए यूपीआई बहुत चला हुआ है, यूपीआई बहुत सारी जगह पे लिखा होता है ना यूपीआई। ठीक है, आपने ये सिंबल कई सारे शॉप्स पे जगह पे देखा होगा। यूपीआई क्या है, ये काम कैसे करता है और यूपीआई आईडी कैसे बनाए, तो इसके लिए देखिए अगर आपके पास पेटीएम है तो ऑलरेडी आपकी यूपीआई आईडी बनी होती है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करके आप अपनी यूपीआई आईडी बना सकते हैं। यूपीआई क्या होता है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट है, कैसा पेमेंट है, यूपीआई इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ट्रांसफर कैश इमीडिएटली, ठीक, वाया एज मोबाइल इंटरफेस बिटवीन द टू बैंक अकाउंट, तो आप मोबाइल के द्वारा भी दो बैंकों के बीच में तुरंत का तुरंत आप कैश रिलीज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर पूछा जाए कि यूपीआई की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यूपीआई इज बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऐप, तो एक ऐप के द्वारा आप लोग मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। टू ऐड अ बैंक अकाउंट टू गूगल पे, योर बैंक मस्ट वर्क विद यूपीआई, योर यूपीआई आईडी इज एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाई यू एंड यूपीआई, ठीक है, वो आपका यूजर नेम होगा बैंक नेम होगा। ठीक है, और इसका भी ऑनर कौन है अगर हम पूछे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी यूपीआई की, तो 11 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू लाइन मोर देन वन बैंक अकाउंट इज अ सिंगल स्मार्टफोन, तो एक नॉर्मल से स्मार्टफोन से आप एक पर्टिकुलर ऐप के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड आईएफसी कोड। ठीक है, आईएफसी कोड सुना होगा, और अकाउंट नंबर। दिस इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, दिस इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम वेयर फंड आर क्रेडिट इंस्टेंटली ऑन अ रियल टाइम। ठीक है, अब ये आईएफसी क्या है, तो आपने देखा होगा अगर आपके पास पासबुक होगी उसमें तुरंत आपका एक आईएफएससी कोड लिखा होगा। आईएफएससी कोड क्या होता है, आपके पर्टिकुलर ब्रांच और एरिया के कोड होते हैं
जिनके द्वारा आपको डेटा ट्रांसफर किया जाता है, फंड ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये बहुत ही अच्छी फुल फॉर्म है, पर कभी भी बच्चों से पूछ लो कि बेटा ये बताइए आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, ठीक है। और कई बार पूछ लो आपका जो पैन कार्ड है बच्चों, पैन कार्ड में पैन की फुल फॉर्म क्या होगी, कुछ ऐसी चीजें पूछ लो तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो पैन की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन कार्ड। डिजिटल फोटो ऑफ योर पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम जीएसटीआईएन की शब्द की बात करते हैं, तो जीएसटीएन की जीएसटी तो सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बच्चों ऐसी जानकारी के लिए आप सभी लोग लाइन पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जितना आप करते रहेंगे, डेटा आपको अच्छा से अच्छा मिलता रहे। तो आज के लिए आपका डेटा यहीं पे समाप्त होता है और तब तक के लिए धन्यवाद।